गाइस, स्वागत है आपका एक और नई सीरीज के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और जिस सीरीज को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये सीरीज हाल ही में आई है और इसका आर्ट स्टाइल और स्टोरी लाइन दोनों ही टॉप नॉच है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि किसी चीज को देखकर कह रहे होते हैं कि आखिरकार वो क्या है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले कि अचानक एक दिन टोक्यो में एक कास्टल अपेयर हो गया और ऐसे ही जापान में अलग अलग जगह पर काफी सारे डंजन्स भी अपेयर होना शुरू हो गए और लोगों ने माना को अवेकन करना शुरू कर दिया। एंड माना को अवेकन करने के बाद वो लोग एक टैलेंटेड मेज बन गए और उन्होंने फिर डंजन को चैलेंज करना शुरू कर दिया। बेसिकली मेज के टैलेंट को उनके माना पर जज किया जाता है। जैसे कि मोस्टली लोगों के पास एक ही तरह का माना कलर होता है, लेकिन बहुत रेयरली ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास दो तरह के माना कलर होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग मेरे छोटे भाई को ले सकते हो। एंड इसके बाद हमें एमसी के छोटे भाई के बारे में पता चलता है कि इसका नाम काय है और इसके पास रेड एंड ब्लू दो तरह के माना कलर है। एंड हम देखते हैं कि काय के सामने एक मॉन्स्टर होता है जो कि सीधा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन काय डीमन लेंस नाम की एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को बुरी तरीके से जान से मार देता है। और इससे हमें पता चल जाता है कि काय काफी ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही में हमारे एमसी को भी देखते हैं जो कि पीछे के साइड में शांति से खड़ा होता है, लेकिन तभी काय एमसी पर अटैक करते हुए कहता है कि अबे ओए निकम्मे, जल्दी से इस कचड़े को यहाँ से साफ करो। और साथ ही हमें काय के बारे में एक और चीज पता चलती है कि उसे पर्पल किंग का टाइटल मिला हुआ है और साथ ही काय का लेवल 89 होता है। इसके बाद हमारा एमसी हमें बताना शुरू करता है कि काय पावरफुल मेजर्स में से एक है। वहीं अगर बात करी जाए उसके बड़े भाई की यानी कि मेरे बारे में, तो मैं किसी कचड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी कलर नहीं है, मैं कलरलेस हूँ। और हमें हमारे एमसी का नाम भी पता चलता है जो कि रे होता है और हमारा एमसी लेवल 1 का होता है। लेकिन मैं कभी भी मेज बनने पर गिव अप नहीं कर सकता और यही वजह है कि मैं यहाँ पे एक पॉटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और इस चीज के लिए मैं अपने भाई का शुक्रिया करता हूँ कि उसने मुझे अपनी पार्टी के अंदर लिया है। और ये सब करने की बस एक ही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक न एक दिन अवेकन होके रहूंगा। और इसके बाद हमें काफी बड़े गेट का सीन दिखाया जाता है। एंड काय के पार्टी मेंबर उस गेट को देखते हुए कह रहे होते हैं कि क्या ये बॉस रूम है। वहीं पे दूसरा वाला कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बॉस को हराना कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद वो सारे के सारे लोग गेट के अंदर एंटर कर देते हैं, लेकिन तभी हम उन लोगों के सामने खड़े हुए एक डीमन को देखते हैं जिसका नाम क्रोनोस होता है और इसको गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस का टाइटल मिला होता है। साथ ही इसके लेवल के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, वो अननोन होता है। लेकिन तभी काय उस डीमन को देखते हुए कहता है कि कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद काय ने उस डीमन पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन तभी क्रोनोस बिना किसी एफर्ट्स के उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। और ये देखकर काय शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या था। लेकिन तभी क्रोनोस काय पर अटैक कर देता है और उसे एक ही अटैक में जान से मार देता है। और ये देखकर वहाँ पे सारे के सारे लोग एक सदमे में आ गए होते हैं। साथ ही रे अपने मन में कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने पर्पल किंग काय को सिर्फ एक ही अटैक में जान से मार दिया। और तभी काय के पार्टी मेंबर्स वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि जल्दी चलो, हम यहाँ पे मारे जाएंगे, क्योंकि उनको भी रियलाइज हो गया था कि काय यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया तो उनकी क्या ही औकात है इसके सामने। लेकिन तभी क्रोनोस पलक झपकते ही उन दोनों को भी जान से मार देता है। और यहाँ पे सिर्फ रे बचा होता है, जिसे देखकर क्रोनोस कह रहा होता है कि अरे तुम तो एक कलरलेस निकम्मे हो। और ये कहते हुए क्रोनोस यहाँ पे हंसने लगता है, लेकिन देखकर रे अपने मन में कह रहा होता है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मैंने लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव नहीं किया है तो मैं ऐसे ही नहीं मर सकता। और ये कहने के बाद रे स्वॉर्ड को लेकर उस डीमन के सामने खड़ा हो गया होता है। और ये देखकर क्रोनोस पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कलरलेस होने के बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने खड़े हो गए, सच में ये देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और इसके बाद वो अपने अटैक्स को रेडी करते हुए कहता है तो चलो मैं तुमको टेस्ट करता हूँ। और ये कहने के बाद उसने रे पर अटैक कर दिया होता है और इस अटैक की वजह से रे के एक साइड का हिस्सा ही गायब हो गया होता है और इसकी वजह से रे काफी तेज दर्द में चिल्लाता है। लेकिन तभी क्रोनोस कहता है कि उप्स, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। और ये कहने के बाद वो एक चुटकी में ही टाइम को रिवाइंड कर देता है। ये देखकर रे शॉक होते हुए कहता है कि क्या मेरा हाथ वापस से हील हो गया। लेकिन तभी हम क्रोनोस को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक फायर अटैक को रेडी कर रहा होता है। एंड इसके बाद उस अटैक को रे की तरफ थ्रो करते हुए कहता है तो चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम अब क्या करते हो। और मुझे ब्लेम मत करना, मैंने तुम्हें सोचने का टाइम दिया था। और रे अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर क्रोनोस कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन तभी रे अपने मन में कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड से तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस स्वॉर्ड से कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकता हूँ जो कि इसने खुद बनाई है। और इसके बाद वो क्रोनोस के अटैक कर रहे हुए स्वॉर्ड को ही उठा लेता है और इसके बाद वो उसके फ्लेम अटैक को काटने में कामयाब हो जाता है। साथ ही वो उस फायर अटैक को काटते हुए आगे की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके कपड़े और वो भी जल रहा होता है। और साथ ही हम क्रोनोस को देखते हैं जिसने अपना गार्ड डाउन कर रखा होता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि रे इस फायर के अंदर मारा जा चुका है। लेकिन तब इसके चेहरे का रिएक्शन पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि रे ने अपनी स्वॉर्ड को उसके दिल में घुसा दिया होता है और रे अपने मन में कह रहा होता है कि आखिरकार मैंने इस पे अटैक कर ही दिया। लेकिन तभी क्रोनोस हंसते हुए कहता है कि आखिरकार बच्चे तू ये क्या कर रहा है। एंड ये कहने के बाद उसने वापस से टाइम को रिवाइंड
कर दिया होता है और हम देखते हैं कि टाइम पीछे होने की वजह से रे वापस से उसी जगह पर आ गया होता है और साथ ही क्रोनोस हंसते हुए कहता है कि सच में ये मेरे लिए काफी अच्छा एंटरटेनमेंट है। एंड इस पॉइंट पे रे को भी रियलाइज हो चुका था कि वो क्रोनोस के सामने कुछ भी नहीं है एंड वो चाहकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रे के सामने उसका सिस्टम विंडो अपीयर होता है और वो सिस्टम रे को बताता है कि गॉड ऑफ स्पेस एंड टाइम के प्रेजेंस को कंफर्म कर लिया गया है, इसीलिए आपकी ब्लैक स्किल को रिलीज किया जा रहा है। एंड ये चीज देखकर रे काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि क्या ब्लैक स्किल, लेकिन तभी वो सिस्टम विंडो बताता है कि आपको एक और स्किल दिया गया है और इस स्किल का नाम स्किल ड्रेन होता है। एंड तभी सिस्टम क्रोनोस के रिवाइंड वाले स्किल को चुरा लेता है और ये देखकर रे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन रे से भी ज्यादा शॉक तो क्रोनोस होता है। एंड ये सब देखकर क्रोनोस कहता है कि कहीं ये वो तो नहीं। एंड तभी रे काफी तेजी से रिवाइंड चिल्लाता है और इस वजह से चारों तरफ एक अलग तरीके की एनर्जी फैलने लगती है और ये देखकर क्रोनोस चिल्लाते हुए रे की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे टाइम पीछे होना शुरू हो जाता है एंड हम एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं इतना पावरफुल नहीं था कि मैं क्रोनोस को हरा पाता और यही वजह है कि मैं तुम्हें अपनी स्किल दे रहा हूँ और अगर तुम पावरफुल हो जाते हो तो मुझे यकीन है कि तुम आने वाले टाइम में क्रोनोस को हरा सकते हो क्योंकि। एंड इससे पहले वो कुछ आगे बोलता तभी रे की आंखें उसके बेड पे खुलती हैं, लेकिन तभी रे अपने आप को मिरर में देखता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि क्या ये मेरा यंगर सेल्फ है। साथ ही वो परेशान होते हुए कहता है कि क्या ये एक सपना है और इसके बाद रे विंडो से बाहर की तरफ देखता है एंड वो कास्टल को देख के कहता है कि इन्वर्टेड कास्टल अभी भी व्हाइट है, ये कास्टल कल ही तो ब्लैक था। जहाँ तक मुझे याद है कि ये कास्टल आज से 7 साल पहले व्हाइट हुआ करता था, लेकिन 7 सालों बाद ये पूरी तरीके से काला हो गया और इस कास्टल के पूरी तरीके से काले होने के बाद इसका गेट ओपन हुआ और इसी के अंदर था गॉड ऑफ द टाइम एंड स्पेस। एंड तभी वो शॉक होते हुए कहता है कि हाँ मुझे याद आया कि मैंने उस रिवाइंड स्किल को यूज किया था, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं। और इसके बाद वो अपने फोन को उठा के साल को चेक करने लगता है और इससे उसको पता चल जाता है कि वो टाइम में 7 साल पीछे आ चुका है। साथ ही रे कहता है कि मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही हुआ है। एंड इसके बाद रे अपने सिस्टम विंडो को आवाज लगाता है जिससे उसके सामने उसका सिस्टम विंडो अपीयर हो जाता है और सिस्टम विंडो के अंदर देखने के बाद उसे पता चलता है कि रिवाइंड स्किल तो जा चुकी है लेकिन वो ड्रेन नाम की स्किल अभी भी वहीं पर है। एंड ये देखकर रे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही वो हमें बताता है कि पिछले 10 सालों के अंदर उसे एक भी स्किल नहीं मिली, लेकिन आखिरकार अब मेरे पास भी एक स्किल है। और इसके बाद रे वापस से डेट को चेक करते हुए कहता है कि आज ही वो दिन है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है चियोदा वार्ड के बारे में जो कि टोक्यो स्टेशन के सामने है। ये एक मेज एसोसिएशन है जो कि मेजेस को हायर करती है डंजन्स को चैलेंज करने के लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि रे वहाँ पे आ चुका होता है एंड वो जगह को देखते हुए कह रहा होता है कि जगह तो पूरी तरीके से नई लग रही है, वैसे भी मैं 7 साल पहले आ गया हूँ तो ये चीज सेंस बनाती है। लेकिन तभी कोई पर्सन रे को बुलाते हुए कहता है कि अबे ओए कलरलेस, आखिरकार तुम जैसा कोई यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड इससे हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि काय के पार्टी मेंबर्स हैं और इन दोनों के नाम और लेवल भी हमें बताए जाते हैं। एंड इनका नाम ओकी और गोटो होता है, वहीं ओकी का लेवल 37 होता है तो गोटो का 36। और इन दोनों को देखकर रे अपने मन में कहता है कि ये वही लोग हैं जो कि पहले मुझे परेशान किया करते थे। और इसके बाद गोटो रे के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि कहीं तुम यहाँ पे वापस से एग्जाम देने के लिए तो नहीं आए। एंड ओकी भी रे का मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हें कलरलेस हो तो कितनी बार भी एग्जाम दे दो, इसका कोई भी फायदा नहीं है। ये सुनकर रे हमें बताता है कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं है कि मैं इस एग्जाम को दे रहा हूँ, मैं हमेशा से मेज बनना चाहता था, इसीलिए मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया और इसीलिए मैं हमेशा एग्जाम को देता रहा, ये जानते हुए भी कि ये मेरे लिए पॉइंटलेस हो सकता है। एंड तभी रे गोटो का हाथ हटाते हुए कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और ये कहने के बाद रे वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये देखकर गोटो शौक होते हुए कहता है कि आखिरकार इसके साथ दिक्कत क्या है, इसका एटीट्यूड इतना ज्यादा कैसे बदल गया। वहीं ओकी कह रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि कलरलेस होने के बावजूद भी मुझे इग्नोर करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एग्जाम प्रॉक्टर है और ये एक लेवल बी की मेज होती है। एंड इसका नाम हिनाता होता है और साथ ही इसका लेवल 27 होता है। एंड इसके बाद हिनाता रे से कहती है कि तुम वापस आ गए, अगर तुम ऐसे ही बार बार एग्जाम देते रहे तो तुम आने वाले टाइम में खुद को ही जान से मार लोगे। एंड इसके रिप्लाई में रे कहता है कि नहीं ये इस बार ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि रे और हिनाता एक अलग जगह पर आ गए होते हैं। साथ ही हिनाता रे को बताती है कि तुम्हें इसके अंदर जाके ही एग्जाम को देना है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें डिटेल्स की जरूरत है। इसके रिप्लाई में रे कहता है कि हाँ मुझे डिटेल्स की जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। साथ ही रे हमें इस एग्जाम के बारे में बताता है। इस एग्जाम को उसे क्लियर करने के लिए 3 मैजिक स्टोन चाहिए जो कि उसे गॉब्लिन से मिलेंगे और जिस पर्सन ने अभी अभी एक नई स्किल को अवेकन किया है मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन दिक्कत तो ये है कि आज ही के दिन वो मॉन्स्टर यहाँ पे अपीयर होगा, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे लेवल 1 के डंजन में नहीं होना चाहिए। एंड रे के कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक गॉब्लिन जैसा मॉन्स्टर अपीयर हो चुका होता है और इस मॉन्स्टर का लेवल 37 होता है। एंड इस मॉन्स्टर को देख के रे कहता है कि मैंने जैसा सोचा था, लेकिन उस
मॉन्स्टर को देख के हिनाता शॉक होते हुए कहती है कि आखिरकार कोई ऐसा मॉन्स्टर लेवल 1 के डंजन में क्या कर रहा है। एंड तभी हिनाता अपनी स्वॉर्ड को समन करती है। साथ ही वो रे से कहती है कि रे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये देखकर रे कहता है कि नहीं, इन दोनों के बीच का लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये इंसिडेंट पहले भी हो चुका है जब हिनाता इस मॉन्स्टर से लड़ रही थी, बस इसीलिए ताकि मुझे टाइम मिल सके और मैं यहाँ से भाग सकूं। लेकिन इस मॉन्स्टर से फाइट करके उसे इतनी इंजरीज आई थी कि उसे मेज से रिटायर होना पड़ा। ये सारी की सारी गलती मेरी थी क्योंकि मैं बिल्कुल एक कचड़ा था। हिनाता का पूरा करियर ही मेरी वजह से खराब हो चुका था। लेकिन पिछली बार से चीजें इस बार अलग है। इसके बाद रे अपनी नाइफ को समन करता है और वो नाइफ सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ वो थ्रो कर देता है। साथ ही रे हमें उस मॉन्स्टर के स्किल के बारे में बताता है कि वो अपने फिजिकल एबिलिटी को एनहांस कर सकता है। एंड यही वजह है कि उसके ऊपर नॉर्मल अटैक टच भी नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने रे के अटैक को सच में काउंटर कर लिया होता है। लेकिन तभी रे काफी तेजी से उस मॉन्स्टर के पास जाके उसके मुंह पे एक पंच मारता है। लेकिन इस अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसको उल्टा गुस्सा और आ जाता है। एंड इसीलिए वो सीधा रे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर कुछ नोटिस करता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे एक विंडो को देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि रे ने उस मॉन्स्टर के फिजिकल एनहेंसमेंट वाली स्किल को ही चुरा लिया है। और इस वजह से रे के फिजिकल स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही रे उस मॉन्स्टर पे काफी खतरनाक स्लैश मारते हुए कहता है कि अगर मैं इसकी स्किल ही चुरा लेता हूँ तो ये मेरे सामने किसी कचड़े के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। और इस अटैक के बाद ही वो मॉन्स्टर यहाँ पे मारा जाता है। एंड ये देखकर हिनाता शॉक होते हुए कहती है कि उसने उस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही अटैक में मार दिया। एंड रे भी खुद से कह रहा होता है कि ड्रेन नाम की स्किल सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन तभी हिनाता रे से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। ये सुनकर रे अपने मन में कहता है कि अभी के लिए अच्छा ही होगा कि मैं इसको कुछ भी ना बताऊं। एंड इसके बाद वो हिनाता से कहता है कि ये बस गलती से हुआ है। ये सुनकर हिनाता उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि झूठ बोलना बंद करो। लेकिन तभी हिनाता रे को एक और चीज रिवील करती है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपीयर हुआ है जो कि इस डंजन के अंदर नहीं होना चाहिए था और इसी वजह से इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड इसी वजह से मुझे जल्द से जल्द इस चीज को हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन तभी रे माना क्रिस्टल को उठाते हुए कहता है कि पर मुझे 2 माना क्रिस्टल की और जरूरत है। लेकिन हिनाता ये सब रिपोर्ट करते हुए कह रही होती है कि बकवास करना बंद करो, ये सारी बातें कहने का अभी ये सही टाइम नहीं है, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रे के सामने कुछ गॉब्लिन्स आ चुके होते हैं, पर पलक झपकते ही वो सारे के सारे गॉब्लिन्स रे के हाथों मारे जाते हैं। एंड ये देखकर हिनाता भी शॉक होते हुए कहती है कि आखिरकार ये क्या था। इसके बाद रे वो माना स्टोन हिनाता को दिखाते हुए कहता है कि क्या इन्हें मैं रख सकता हूँ। इसके बाद हम लोग एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पे रे को उसका मेज लाइसेंस मिल चुका होता है। और ये मेज लाइसेंस को देखकर रे अपने मन में कहता है कि इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए मुझे सच में काफी ज्यादा टाइम लग गया। मैंने कभी भी अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं किया और मैंने 10 साल तक एक पोर्टर बन के काम किया। लेकिन आखिरकार आज वो दिन है जब मैं एक मेज बन चुका हूँ। और साथ ही हिनाता रे को कुछ और देते हुए कहती है कि एंड ये वो चीज है जो कि माना स्टोन के बदले में तुम्हें दिया जा रहा है। साथ ही हिनाता बोलती है कि ये माना स्टोन को तुम एसोसिएशन में बेच भी सकते हो एंड ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है। और उस ए रैंक के मॉन्स्टर को हराने पे रे को यहाँ पे 3 मिलियन येन मिले होते हैं। और इस चीज को देखकर रे शॉक होते हुए कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा है। और रे का ये रिएक्शन देखकर हिनाता उससे कहती है कि तुम्हें शॉक होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने एक ए रैंक के मॉन्स्टर को हराया है। इसकी रिप्लाई में रे कहता है कि सच में मेजेस काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये सुनकर हिनाता कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इससे कई ज्यादा पैसे कमा सकते हो। इसके बाद रे हिनाता से कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। इसके बाद हम लोग एक डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे रे खड़ा होता है। एंड इसके बाद रे अपने सिस्टम विंडो को ओपन करते हुए कहता है कि सच में यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है एंड क्या मैं इस डंजन को सोलो क्लियर कर सकता हूँ। साथ ही वो पुरानी बातों को याद करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं सच में फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन रे जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी कोई माना हैंड नाम की स्किल को यूज करके उसे पकड़ लेता है। एंड साथ ही वो पर्सन कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड देन हमें पता चलता है कि ये 2 पर्सन और कोई नहीं बल्कि ओकी और गोटो ही होते हैं। एंड ये स्किल ओकी ने ही यूज किया होता है। साथ ही वो रे से कहता है कि कलरलेस निकम्मे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सोलो डंजन के अंदर एंटर कर रहे हो। साथ ही गोटो भी रे से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। इसके रिप्लाई में रे कहता है कि मैंने एग्जाम को पास कर लिया है, इसलिए मेरे पास परमिशन है कि मैं इसके अंदर एंटर कर सकता हूँ। ये सुनकर गोटो शॉक होते हुए कहता है कि झूठ बोलना बंद करो। लेकिन तब तक ओकी रे के सर को पकड़ते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे अपनी स्किल दिखाओ। एंड हमें माना हैंड के बारे में एक चीज पता चलती है कि फिजिकल पावर को कंप्रेस करता है। एंड साथ ही हम रे को देखते हैं जो कि अपने फिजिकल एनहेंसमेंट वाली स्किल को यूज कर रहा होता है ताकि वो माना हैंड को ब्रेक कर सके। लेकिन रे अपने मन में कहता है कि फिजिकल एनहेंसमेंट ही खाली काफी नहीं रहेगा इस माना हैंड को तोड़ने के लिए, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। और ये कहने के बाद वो ओकी के मुंह पे एक हेडबट मारता है और साथ ही रे ने माना हैंड वाली स्किल को भी चुरा लिया होता है। और अगर मेरे पास ऐसी कोई पावर होती तो मैं तो अपनी क्रश का दिल ही चुरा लेता। एंड इसके वजह से रे इस स्किल से फ्री भी हो जाता है। और ये चीज देखकर ओकी शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है। लेकिन तभी रे अपनी न्यू स्किल माना हैंड को यूज करते हुए ओकी को ही पकड़ लेता है। और ये देखकर ओकी शॉक होते हुए कहता है तो सच में तुम अवेकन हो गए।
लेकिन तभी गोटो रे पे अटैक करते हुए कहता है कि क्या बस तुम्हारे पास इतना ही है जो तुम कर सकते हो। और ये कहने के बाद गोटो ने अपनी फायर बॉल वाली स्किल को यूज कर दिया होता है। लेकिन तभी रे बॉडी एनहेंसमेंट को एक्टिवेट करता है और उसके फायर बॉल को यहाँ पे काउंटर कर लेता है। और ये देखकर गोटो भी शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या है। एंड इससे पहले गोटो और कुछ आगे समझता तभी रे अपनी स्किल को यूज करके उसे काफी दूर फेंक देता है। और ये देखकर रोकी शॉक होते हुए कहता है कि क्या बॉडी एनहेंसमेंट वाली स्किल। और गोटो भी शॉक होते हुए कहता है कि क्या तुम डुअल कलर्ड हो। एंड हम देखते हैं कि रे के दोनों कलर उसके शरीर पर ग्लो कर रहे होते हैं। इसके रिप्लाई में रे कहता है कि नहीं। एंड ये कहने के बाद उसने फायर बॉल को भी अपने हाथों में एक्टिवेट कर लिया होता है। एंड इससे हमें पता चलता है कि उसने फायर बॉल वाली स्किल को भी यहाँ पे चुरा लिया है। साथ ही रे फ्लैक्स करते हुए कहता है कि मेरे पास 3 कलर है। लेकिन गोटो शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, थर्ड कलर, मैंने इसके बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना। लेकिन तभी रे अपने फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गोटो कैसे न कैसे करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन बस इस एक अटैक की वजह से उसकी काफी ज्यादा फट जाती है। और साथ ही रे ओकीबे से अपना माना हैंड भी हटा लेता है। इसके बाद रे उन दोनों से कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरे से लड़ना चाहते हो। एंड ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। लेकिन इसके बाद वहाँ से डर के भागते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर देना। एंड इसके बाद रे एक सुकून भरी सांस लेते हुए कहता है अगर काय को इसके बारे में पता चलता है तो चीजें सच में काफी ज्यादा बेकार हो जाएंगी, क्योंकि उसने हमेशा ही मुझे एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया है। एंड इसीलिए अगर उसको पता चलता है कि मैं किसी स्किल के साथ अवेकन हो चुका हूँ तो वो सच में मुझे क्रश कर देगा। और काय ऑलरेडी 50 माइलस्टोन को हिट कर चुका है, जो कि अभी के एरा के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन काय वो ऐसा नहीं है जिसे मुझे निपटना है। मुझे उस आने वाले डंजन के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए जितना हो सके मुझे अपने लेवल को बढ़ाना होगा। इसके बाद रे उस डंजन के अंदर एंटर कर जाता है। डंजन के अंदर एंटर करने के बाद रे हमें बताता है कि लेवल ही फाउंडेशन है स्ट्रेंथ की। लेवल बढ़ने से तुम्हें न्यू स्किल्स मिलती है, साथ ही तुम्हारी माना कैपेसिटी भी बढ़ती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैटर ये करता है कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा माना को कंट्रोल कर सकते हो। और जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके सामने एक अटैक होता है। और ये अटैक माना विजार्ड नाम के एक मॉन्स्टर ने किया होता है जिसका लेवल 38 होता है। और ये देखकर रे शॉक होते हुए कहता है कि मैं खाली एक ही फायर बॉल बनाने में अभी केपेबल हूँ, लेकिन वहीं इसने काफी सारे फायर बॉल्स को क्रिएट कर दिया है। सच में एक ही स्किल होने के बावजूद भी हमारे लेवल का डिफरेंस काफी ज्यादा है। लेकिन तभी वो फ्लेम विजार्ड अपने फायर बॉल से रे पे अटैक कर देता है। और इस अटैक के रिप्लाई में रे भी अपने फायर बॉल को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन रे यहाँ पे सिर्फ एक ही फायर बॉल को काउंटर कर पाता है और बाकी फायर बॉल को डॉज करता है। और साथ ही रे अपने मन में कहता है कि आमने सामने की लड़ाई में तो मैं इससे नहीं जीत सकता। लेकिन तभी रे उस फ्लेम विजार्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है पर स्किल यूज करने के बाद यहाँ पे एक ओपनिंग रह जाती है, भले ही वो 2 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। एंड तभी रे फिजिकल एनहेंसमेंट वाली स्किल को यूज करके सीधा उस फ्लेम विजार्ड पे अटैक कर देता है। और इस अटैक की वजह से फ्लेम विजार्ड काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रे ने उस फ्लेम विजार्ड की स्किल को भी चुरा लिया होता है। एंड इसके बाद रे उसी फ्लेम विजार्ड के स्किल को यूज करते हुए कहता है अगर मैं इसके स्किल्स को ही चुरा लूं तो फिर चीजें डरावनी नहीं रहती। एंड इसके बाद रे ने उसी फ्लेम विजार्ड का अटैक उसके ऊपर ही कर दिया होता है। एंड इस अटैक के हिट करने की वजह से वहाँ पे एक टोर्नेडो क्रिएट हो गया होता है। और तभी रे को काफी सारे लेवल अप होने के विंडो पॉपअप होते हैं। एंड ये देखकर रे कहता है कि हायर लेवल मॉन्स्टर्स को हराने की वजह से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। वैसे तो हायर लेवल मॉन्स्टर्स को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन स्किल ड्रेन एबिलिटी की वजह से ये मेरे लिए आसान हो रहा है। इसके बाद रे एक तरफ देखते हुए कहता है तो चलो अब लेवल 30 के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रे काफी सारे मॉन्स्टर्स को बुरी तरीके से मार रहा होता है और साथ ही उसका लेवल भी काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। एंड इसके बाद रे अपने सिस्टम विंडो के अंदर देखते हुए कहता है कि मैंने काफी तेजी से लेवल अप किया है, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे करके लेवल अप करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एंड साथ ही हम देखते हैं कि रे का लेवल यहाँ पे 27 हो चुका होता है। एंड इसके बाद रे कहता है कि अगर मुझे लेवल 30 करना है तो मुझे किसी हायर लेवल ओपोनेंट को हराना होगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रे यहाँ पे डंजन के डीपेस्ट पार्ट में आ चुका होता है जहाँ पे बॉस का रूम होता है। एंड रे उस दरवाजे की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि इस डंजन का बॉस इस चीज के लिए परफेक्ट रहेगा। एंड इसके बाद रे बॉस रूम के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पे हम डंजन बॉस को देखते हैं जिसका लेवल 45 होता है और उसका नाम स्कल डीमन होता है। एंड उसके साथ 2 मॉन्स्टर और होते हैं जिसका लेवल 30 होता है एंड उनका नाम IMP होता है। इसके बाद रे अपने बॉडी एनहेंसमेंट वाली स्किल को यूज करते हुए कहता है कि इन सब का लेवल ही काफी ज्यादा हाई है, अगर मैं इनकी स्किल्स चुरा लूं तो शायद मैं इनसे जीत सकता हूं। और इसके बाद रे काफी तेजी से स्कल डीमन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है। लेकिन जैसे ही रे स्कल डीमन पर अटैक करता है वो देखता है कि उसके सामने एक शील्ड बनी होती है। एंड इस वजह से रे का अटैक स्कल डीमन को हिट ही नहीं कर पाता। एंड ये देखकर रे कहता है कि मुझे पता था कि मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा एंड उसकी माना शील्ड की वजह से मैं स्किल ड्रेन भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन तब स्कल डीमन काफी तेजी से चिल्लाता है एंड इसके बाद वो काफी तेजी से रे की तरफ बढ़ जाता है। एंड साथ ही वो रे पे काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन रे उसे काफी मुश्किल से ही डॉज कर लेता है।
साथ ही रे कहता है कि मुझे इसके माना बैरियर को तोड़ने के लिए उसे यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी वो चीज मेरे पास नहीं है। एंड ये कहने के बाद रे उस आईएमपी वाले मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है और साथ ही वो एक पंच उस आईएमपी वाले मॉन्स्टर को मारता है। एंड तभी रे स्किल ड्रेन यूज करके उसके आइस नीडल नाम की स्किल को चुरा लेता है। एंड तभी रे दूसरे आईएमपी वाले मॉन्स्टर पे अपने फायर बॉल से अटैक करता है। एंड इस अटैक से वो आईएमपी वाला मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। इसके बाद रे टाइम वेस्ट ना करते हुए आइस नीडल नाम की स्किल यूज करके पहले वाले आईएमपी मॉन्स्टर को भी जान से मार देता है। एंड इसके बाद रे स्कल डीमन के सामने आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्कल डीमन यहाँ पे एक और आईएमपी मॉन्स्टर को समन कर लेता है। एंड ये देखकर रे कहता है तो ये आईएमपी मॉन्स्टर्स को तुरंत ही समन कर सकता है, लेकिन अगर ये चीज मेरे लिए पहले होती तो हो सकता था कि ये मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत बन जाए। एंड इसके बाद रे अपने स्वॉर्ड को समन करके काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इनसे मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएगा। एंड ये कहने के बाद रे ने उस आईएमपी मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार दिया होता है और इसके बाद रे का लेवल 27 से 28 हो जाता है। और तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जो कि रे को बताता है कि उसका अमाउंट ऑफ माना जितना वो कंट्रोल कर सकता है वो अपने लिमिट पे पहुंच चुका है। और तभी रे को सिंथेसिस नाम की एक स्किल मिल जाती है। एंड स्किल को देखने के बाद रे कहता है कि यही तो मुझे चाहिए था। एंड इसके बाद रे अपने एक हाथ में आइस नीडल को समन करता है, वहीं दूसरे हाथ में फायर बॉल को। और इसके बाद रे सिंथेसिस का यूज करते हुए उन दोनों ही स्किल को आपस में कंबाइन करने लगता है। एंड इसके बाद रे स्किल को कंबाइन करने के बाद इसको एक नाम देता है जो कि फायर लेंस होता है और ये अटैक वो सीधा स्कल डीमन की तरफ थ्रो कर देता है। एंड इस अटैक को रोकने के लिए स्कल डीमन अपने सामने शील्ड को क्रिएट करता है, लेकिन ये चीज काम नहीं करती क्योंकि रे के एक ही अटैक में वो शील्ड पूरी तरीके से टूट जाती है। एंड इसी मौके का फायदा उठा के रे उसकी स्किल माना बैरियर को चुरा लेता है और साथ ही वो स्कल डीमन के मुंह पे काफी खतरनाक मुक्का भी मारता है। और रे यहीं पे नहीं रुकता बल्कि वो बॉडी एनहेंसमेंट एक्सट्रीम नाम की स्किल को भी चुरा लेता है और इसके बाद रे स्कल डीमन से कहता है कि अब तुम्हारे बॉडी का इफेक्ट तुम पे से खत्म हो चुका है और इसीलिए अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो। एंड ये कहने के बाद रे ने उसके सीधा पेट पे ही अटैक कर दिया होता है और ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से स्कल डीमन वहीं पे मारा जाता है। एंड उसके मरने की वजह से उसका क्रिस्टल भी ड्रॉप हो जाता है। एंड तभी रे के सामने काफी सारे लेवल अप के सिस्टम विंडो ओपन होने लगते हैं और साथ ही हमें पता चलता है कि रे का लेवल 28 से 30 नहीं बल्कि 33 हो चुका होता है। इसके बाद रे हमें सिंथेसिस स्किल के बारे में बताता है। ये एक एडवांस टेक्निक है जो कि चीजों को कंबाइन करके काफी खतरनाक स्किल को बनाता है और इसे लेवल 30 से पहले यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसे 30 लेवल से पहले यूज कर सकता हूँ। एंड मुझे खुशी इस बात की है कि आखिरकार मैंने ये कर भी दिया। एंड हम देखते हैं कि इतना ज्यादा फाइट करने की वजह से रे यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है और तभी रे के सामने वापस सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जो कि उसे बताता है कि लेवल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए स्किल ड्रेन की पावर को भी बढ़ाया जा रहा है। एंड स्किल ड्रेन की पावर बढ़ने की वजह से रे अब अपने पास 5 स्किल को चुरा के रख सकता है। ये देखकर रे खुश होते हुए कहता है तो चलो स्किल ड्रेन का भी पावर बढ़ गया एंड अब इसे मैं और अच्छी तरीके से यूज कर सकता हूँ। एंड इसके बाद रे को हम लोग मेज एसोसिएशन में देखते हैं जहाँ पे वो हिनाता के सामने स्कल डीमन का माना स्टोन रख देता है। ये देखकर हिनाता चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमने स्कल डीमन को हरा दिया और अब तुम लेवल 33 पर भी आ चुके हो, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। इसके रिप्लाई में रे कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं बस लकी था। ये सुनकर हिनाता कहती है कि एक दिन में लेवल 30 तक पहुँचना, मैंने ऐसा कुछ अभी तक नहीं सुना था। साथ ही वो कहती है कि ऐसे लेवल की वजह से तुम बी रैंक मेज बन सकते हो। लेकिन तभी रे के पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि कहता है कि अरे अरे रुको जरा, तुम क्या कह रही हो कि ये कुत्ता बी रैंक का मेज बन सकता है? कहीं तुमसे तो इस चीज में कोई गलती नहीं हो रही, क्योंकि ये कचड़ा है जो कि कोई भी स्किल यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये कलरलेस है। तो आखिरकार ये कुत्ता कैसे बी रैंक का मेज बन सकता है? लेकिन तभी हिनाता बताती है कि रे ने रेड के पर्सकल डीमन को हराया है। एंड ये सुनकर तो काय को जैसे काफी तेजी गुस्सा आ चुका होता है क्योंकि वो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा रे पे अटैक कर देता है। लेकिन रे माना बैरियर को यूज करते हुए एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है और साथ ही वो काय से कहता है कि यहाँ पे लड़ना खतरनाक हो सकता है। और ये देखकर हिनाता चिल्लाते हुए कहती है कि काय ये तुम क्या कर रहे हो? एंड साथ ही काय भी रे से कहता है तो ये बात सच थी कि तुम अपने स्किल के साथ अवेकन कर चुके हो। ये सुनकर रे कहता है कि हाँ ये सच है। इसके बाद काय कहता है कि तुमने कुछ स्किल अवेकन का कर लिया, इससे ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, मैं तुम्हें पर्सनली चेक करना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा केपेबल हो। ये सुनकर हिनाता काय से कहती है कि काय तुम क्या लड़की की सोच रहे हो? इसके रिप्लाई में काय कहता है कि अगर सच में इसके फील्ड्स बी रैंक में जितने हो चुके हैं तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा कि ये सारी की सारी बातें ही झूठी हैं कि तुम बी रैंक में जितने पावरफुल हो। ये सुनकर रे अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इसको अभी मना भी कर दिया तो बाद में चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत वाली हो जाएंगी। इसके बाद रे काय से कहता है कि ठीक है मैं तुमसे लड़ूंगा। ये सुनकर काय चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि इस कमीने की इतनी हिम्मत कि ये मेरे से लड़ना चाहता है, मुझे तो लगा था कि ये डर के पीछे हट जाएगा। इसके बाद हम लोग मेजर इना का सीन देखते हैं जहाँ पे काय एंड रे आमने सामने होते हैं। एंड साथ ही रे हमें बताता है कि अगर तुम अपने से पावरफुल पर्सन से फाइट करते हो तो तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम एक टाइम पे कितना ज्यादा माना यूज
यूज कर सकते हो। और जैसा कि मेरा लेवल 30 है तो मेरे पास मैक्स कॉम्बो स्किल 3 है, वो भी बेसिक स्किल्स। और वही अगर हम बात करते हैं काय की तो लेवल 50 पर है, यानी कि इसका मैक्स कॉम्बो 5 होगा। एंड अगर मैं इस नंबर्स के अकॉर्डिंग उससे फाइट करता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। एंड इसीलिए मुझे इस गैप को खत्म करना पड़ेगा सबसे पहले अटैक करके। एंड ये कहने के बाद रे ने आइस नीडल से काय पे अटैक कर दिया होता है, और इस अटैक के काउंटर में काय यहाँ पे अपने 4 फायर बॉल्स को यूज करता है। और जैसे ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर रे बॉडी एनहेंसमेंट वाली स्किल को यूज करके काय पे अटैक करने के लिए आ गया होता है। एंड ये देखकर काय शॉक होते हुए कहता है कि क्या येलो कलर, तो क्या इसका मतलब ये डुअल कलर है। सच में इस चीज ने तो मुझे भी शॉक कर दिया। एंड तभी हम रे को देखते हैं जो कि काय की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है कि ऑलरेडी 4 स्किल्स को यूज कर चुका है, यानी कि एक और स्किल जितना इसके पास माना बचा होगा। एंड यही मेरा चांस है। एंड ये कहने के बाद रे ने अपने सिंथेसिस स्किल को यूज करके अपने दोनों अटैक को कंबाइन कर लिया होता है। एंड देन उन्हें कंबाइन करने के बाद वो सीधा उसे काय पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन ये देखकर काय मुस्कुराते हुए कहता है तो अच्छा तुम्हारे पास 3 कलर की स्किल्स है, सच में तुमने तो इस चीज को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया मेरे बड़े भाई। और ये कहने के बाद काय ने बस एक फायरबॉल अटैक से ही रे के अटैक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है, और इस वजह से रे काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है। एंड ये देखकर रे शॉक होते हुए कहता है कि मेरे सिंथेसिस स्किल 2 स्किल्स के बराबर है, तो फिर वो एक सिंपल सी स्किल से कैसे हार सकती है। एंड इसके बाद काय आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है तो अच्छा तुम्हारे पास 3 कलर की स्किल्स है। ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो रहे थे, लेकिन अगर तुम इस चीज को मेरे से कंपेयर करते हो तो ये चीज बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं एक डिफरेंट लेवल पर हूँ। एंड ये कहने के बाद काय ने काफी सारे फायरबॉल अटैक रे पे कर दिए होते हैं, जिन अटैक्स को रे काफी मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। लेकिन रे वापस स्किल को कंबाइन करके काय की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन काय अपने एक ही फायरबॉल अटैक से रे के अटैक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। एंड रे के अटैक को खत्म करने के बाद वो सीधा रे की तरफ जाता है, जिस अटैक को रोकने के लिए रे यहाँ पे अपने माना बैरियर को यूज करता है। लेकिन माना बैरियर को यूज करने के बावजूद भी रे उस अटैक को नहीं रोक पाता, वो अटैक सीधा जाके रे से टकराता है, जिस वजह से रे काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है। इसके बाद काय रे से कहता है कि मेरे सामने झुक के मुझसे माफी मांगो, तो शायद मैं सारी की सारी चीजें भूल जाऊं। मुझसे भीख मांगते हुए कहो कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो जितना भी मैंने कुछ यहाँ पे किया है। और ये सब सुनकर रे अपने मन में कहता है कि मैं इसे नहीं जीत सकता, मेरे पास जितना कुछ भी है उसके बावजूद भी मैं इसको नहीं हरा सकता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे गिव अप कर दिया तो मुझे वापस से वही स्लेव वाली लाइफ को जीना पड़ेगा, एंड ये चीज मैं हरगिज नहीं होने दे सकता। और ये कहने के बाद रे वापस से उठते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये देखकर काय गुस्से में कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मरने के बाद ही जानोगे कि तुमने क्या गलती करी है। एंड ये कहने के बाद काय ने अपनी ओवरक्लॉक नाम के एक स्किल को यूज कर लिया होता है, एंड स्किल की वजह से काय एक टाइम पे काफी सारा माना यूज कर सकता है। और इसके बाद काय वहाँ पे काफी सारे फायर बॉल्स को समन करते हुए कहता है कि ये पावर है दी पर्पल किंग की। और रे काय की पावर देखकर अपने मन में कहता है कि कुछ टाइम के लिए काय बाकी किंग्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा माना यूज कर सकता है। एंड तभी रे चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यही तो चाहता था कि तुम कब इस स्किल को यूज करो। इसके बाद रे काय की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि इस स्किल को यूज करने के बाद कोई भी पर्सन एक टाइम पे 10 अटैक को यूज कर सकता है, वो भी लगातार। इसके बाद रे जंप करके काय की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन देखकर काय हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा अटैक्स को डॉज कर सकते हो, वो भी हवा में। एंड कहने के बाद काय ने अपने सारे फायर बॉल्स को रे की तरफ थ्रो कर दिए होते हैं, लेकिन तभी रे वहाँ पे माना हैंड को यूज कर देता है, जो देखकर काय शॉक होते हुए कहता है कि क्या एक और स्किल। एंड माना हैंड की वजह से रे ने यहाँ पे सारे अटैक्स को डॉज कर लिए होते हैं। साथ ही रे कहता है कि भले तुम किंग ही क्यों ना हो, अगर मैंने अटैक्स को डॉज कर लिया तो यहाँ पे कूल डाउन चालू हो जाता है। इसके बाद रे काय की तरफ आ जाता है, साथ ही रे अपने मन में कहता है कि अभी के लिए पूरी तरीके से डिफेंसलेस है। एंड ये कहने के बाद वो काय के मुंह पे काफी खतरनाक मुक्का मारता है, और इस मुक्के की वजह से काय काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। एंड आपको भी पता चल गया होगा कि इसी मुक्के के साथ रे ने काय के ओवरक्लॉक स्किल को भी चुरा लिया होता है। साथ ही रे खुद की तरफ देखते हुए कहता है तो मैंने इसकी सबसे पावरफुल स्किल भी चुरा ली है। लेकिन तभी काय उठते हुए कहता है कि कमीने, तूने ये सही नहीं किया। और ये देखकर रे अपने मन में कहता है कि क्या ये मुझसे अभी भी लड़ना चाहता है। एंड इसके बाद काय काफी क्रीपी तरीके से रे से कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसके बाद काय डीमन लेंस नाम की एक स्किल को यूज करने लगता है, जो कि उसकी 2 स्किल कंबाइन करके बनी होती है, और ये स्किल सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और ये देखकर रे शॉक होते हुए कहता है कि क्या पर्पल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल भी ये सीख चुका है। और इसके बाद काय उसी क्रिस्टल से रे पे अटैक कर देता है, लेकिन रे उस अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि सच में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। और हम देखते हैं कि काय ने यहाँ पे और भी क्रिस्टल को समन कर रखा होता है, और ये देखकर रे परेशान होते हुए कहता है कि मैं इस पे एक हिट भी तब कर पाया जब मैं बिल्कुल केयरलेस था। साथ ही रे हमें बताता है कि एक बार जब ये सीरियस हो जाता है तो ये पहले के
मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और यही वजह है कि इसको पर्पल किंग का टाइटल मिला हुआ है। एंड ये सारी बातें बताते हुए रे यहाँ पे उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉच कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब रे के पीछे दीवार आ जाती है। इसके बाद अकाई रे से कहता है कि मेरे पास अभी तुम्हारे लिए और भी चीजें बाकी हैं, लेकिन तभी रे अपने फायर लेंस को यूज करते हुए सीधा काय पे अटैक कर देता है और इस अटैक के रिप्लाई में काय भी अपने डीमन लेंस को यूज करता है जो कि रे के अटैक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और इसके बाद ये अटैक सीधा जाके रे से टकराता है जिसकी वजह से उसके पीछे काफी बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। एंड देन काय रे से कहता है कि यही वजह है कि लोग मुझे पर्पल किंग बुलाते हैं और यही इस बात का सबूत भी है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनकर रे अपने मन में कहता है कि ये सच है, डीमन लेंस पर्पल किंग की सबसे पावरफुल स्किल है। इसके बाद काय रे से कहता है कि ज्यादा उड़ो मत क्योंकि तुम ज्यादा स्किल को यूज कर सकते हो। एंड काय की ये बातें सुनकर रे के मन में एक आइडिया आ गया होता है कि तब क्या होगा कि अगर मैं पर्पल किंग जितना पोटेंशियल को ढूंढ लूं, मैं सिंथेसिस का वापस यूज नहीं कर सकता मेरे माना की वजह से, लेकिन तब क्या होगा कि अगर मैं इसे एक्टिवेट कर दूं। और ये कहने के बाद रे ने ओवरलॉक को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया होता है और ये देखकर काय भी शौक होते हुए कहता है कि ये ओवरलॉक को कैसे यूज कर सकता है। इसके बाद रे अपने मन में कहता है कि मेरे यहाँ पे माना कैपेसिटी अब डबल हो चुकी है और अगर मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है तो मुझे वो मिल जाएगा। एंड तभी रे को सिंथेसिस ब्लैक नाम की यहाँ पे न्यू स्किल मिल जाती है और ये देखकर रे खुश होते हुए कहता है कि यही है वो जो मुझे चाहिए था। एंड रे को ये सब करता हुआ देखकर काय कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या करने की सोच रहा है। एंड इसकी माना कैपेसिटी भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद रे अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये 3 कलर सिंथेसिस है जो कि आज से पहले कभी भी किसी ने यूज नहीं किया। एंड इसके बाद रे रेड ब्लू येलो तीनों कलर को आपस में कंबाइन कर देता है एंड इन तीनों के कंबाइन होने की वजह से माना कलर पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका होता है और ये देखकर काय शॉक होते हुए कहता है कि क्या ब्लैक माना। इसके बाद रे हमें बताता है कि जो बेसिक कलर होते हैं वो येलो रेड एंड ब्लू होता है। मैंने पहले कहा था कि कोई भी कलर मुझको सूट नहीं करता, लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत था क्योंकि मैं पहले ही उन सारे के सारे माना को खा चुका हूँ क्योंकि मैं एक डार्क मेज हूँ। और ये बातें कहते हुए रे के चारों तरफ ब्लैक कलर का माना फैल गया होता है और ये सब देखकर काय रे पे अटैक करते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। लेकिन रे बस एक ही अटैक में उसके अटैक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और ये देखकर काय शौक होते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है। लेकिन हम रे को देखते हैं जो कि काफी तेजी से काय की तरफ बढ़ रहा होता है और ये देखकर काय डीमन लेंस से रे पे अटैक करता है एंड इसके रिप्लाई में रे भी अपने अटैक को उसके सामने कर देता है। लेकिन फिर से रे के अटैक की वजह से काय का अटैक पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाता है एंड इस वजह से वो अटैक सीधा जाके काय से टकराता है। एंड इसके बाद रे जब स्मोक से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि काय यहाँ पे हार चुका होता है। इसके बाद रे जमीन पे बैठते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने ये कर दिया। इसके बाद रे के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जो कि उसे बताता है कि उसने फ्लेमेबल स्किल को एक्वायर्ड किया है और स्किल और कोई नहीं बल्कि वही ब्लैक माना वाली स्किल है जो कि रे थोड़ी देर पहले यूज कर रहा था। इसके बाद हिनाता वहाँ पे आते हुए कहती है कि रे क्या तुम ठीक हो, बताओ यहाँ पे सब कुछ खत्म होने के बाद एक तो ये आ रही है एंड इसके बाद पूछ रही है कि रे क्या तुम ठीक हो। सच में लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। और हिनाता की बात सुन के रे रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद हिनाता रे से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि आखिरकार वो स्किल क्या थी। ये सुनकर रे अपने मन में कहता है कि मुझे पता था कि मैं सिचुएशन को और ज्यादा नहीं छुपा सकता। इसके बाद रे अपने ब्लैक माना को यूज करते हुए बताता है कि ये ब्लैक माना है एंड ये देखकर हिनाता शॉक होते हुए कहती है कि क्या ब्लैक माना इस दुनिया के अंदर पहली बार ये हुआ है। इसके बाद रे हिनाता से कहता है कि क्या मुझे इस ब्लैक माना के बारे में एसोसिएशन को बताना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं इस चीज को सीक्रेट ही रखना चाहूंगा। ये सुनकर हिनाता कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। ये सुनकर रे हिनाता से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटी। तो हिनाता उससे बताती है कि हर कलर के स्ट्रॉन्गेस्ट इमेज को उनका टाइटल दिया गया है जो कि है किंग। तो जैसा कि तुम्हारे पास ब्लैक माना है तो तुम ब्लैक किंग बन सकते हो। इसके रिप्लाई में रे कहता है कि फिलहाल के लिए मुझे ये नहीं चाहिए। साथ ही वो मन में कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि किंग बनने की वजह से मेरा लेवल बढ़ जाएगा। इसके बाद रे टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि वैसे क्या वो ठीक है। ये सुनकर हिनाता रे से कहती है कि चिंता मत कर, वो सारे किंग में से एक किंग है तो वो जल्दी हील हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए मैं इसको मेडिकल रूम के लिए भिजवा देती हूँ। लेकिन तभी रे का फोन वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है एंड जब रे अपने फोन के अंदर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रे के फोन में एक नोटिफिकेशन आई होती है कि एक बुकरो पार्क के सामने एक डंजन अपेयर हुआ है और इस डंजन के लिए लेवल 70 के मेज चाहिए। एंड गाइस मैं इसे एक बुकरो नहीं बल्कि कूरो बोलूंगा क्योंकि इस नाम का आगे भी काफी ज्यादा यूज होने वाला है। एंड ये देखकर हिनाता भी शौक होते हुए कहती है कि आखिरकार ये क्या है। लेकिन हम रे को देखते हैं जो कि शौक होते हुए अपने मन में कहता है तो आखिरकार ये अपेयर हो गया कि इस डंजन के लिए
लेवल 70 चाहिए, लेकिन ज्यादातर किंग अभी सिर्फ 50 लेवल पर हैं। आने वाले एक हफ्ते के अंदर ही सारे किंग्स को पता चल जाएगा कि वो इस डंजन के सामने बिल्कुल पावरलेस हैं एंड इसीलिए सारे किंग्स इस कूरो डंजन को ऐसे ही छोड़ देंगे और वही वो पॉइंट होगा जिस टाइम से तबाही शुरू होगी, क्योंकि इसकी वजह से डंजन कोलैप्स हो जाएगा। एंड अभी के टाइम में इस चीज के बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। अगर टाइम रहते इस डंजन को कॉन्कर नहीं किया गया तो इसके अंदर से मॉन्स्टर बाहर आना शुरू हो जाएंगे एंड कूरो डंजन वो पहला डंजन बनेगा जो कि आउटब्रेक हुआ होगा। इसके बाद टोक्यो के अंदर चारों तरफ मॉन्स्टर्स फैल जाएंगे एंड इसके बाद एक ऐसी तबाही आएगी जिसमें काफी सारे लोग मारे जाएंगे एंड ये तबाही मैं होने नहीं दे सकता। मुझे किसी भी कीमत पे इस डंजन कोलैप्स को रोकना पड़ेगा। इसके बाद रे हिनाता से कहता है कि मैं इस डंजन को कॉन्कर करूंगा। ये सुनकर हिनाता शॉक होते हुए कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, ये डंजन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी के लिए सिर्फ ए रैंक या उससे ज्यादा के ही लोग इसके अंदर जा सकते हैं एंड इसका रिकमेंडेड लेवल 50 से ज्यादा है, तो फिलहाल के लिए तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर रे अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि अभी के लिए मेरा लेवल काफी ज्यादा कम है और मेरा रैंक भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात यह है कि डंजन को कोलैप्स होने में अभी टाइम है और बस इतना ही टाइम मेरे लिए काफी है। एंड इसके बाद रे हिनाता से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि अगला ए रैंक का एग्जामिनेशन एक हफ्ते के अंदर ही है ना। ये सुनकर हिनाता भी इस वाली बात पे एग्री करते हुए हाँ कहती है। ये सुनकर रे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगले एग्जामिनेशन से पहले मैं खुद को ए रैंक जितना पावरफुल बना लूंगा। एंड साथ ही रे अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे पास बस यही एक तरीका है इस डंजन को कॉन्कर करने का। एंड इसी के साथ मैं इस वाले पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ और फिलहाल के लिए गाइस जिसके 8 चैप्टर हैं जो कि मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। और हाँ, ये एक ऑनगोइंग मांगा है, तो हाँ तुम लोगों ने सही सुना, ये एक मांगा है ना कि मानवा। पहले मैं भी आर्ट स्टाइल देखकर धोखा खा चुका था। और गाइस अगर आप लोग इस वाले वीडियो पे 2K लाइक्स का एम कंप्लीट करवा देते हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन पर सेट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, कर लो। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।